टेंसेस। अब टेंसेस के अंदर आपने एक चीज इंपॉर्टेंट है वो ज़हन में रखनी है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक चीज आपने इंपॉर्टेंट है वो माइंड में रखनी है, वो ये है कि जब मैं अभी बता रहा हूं तो तब उस पे फोकस करना है। ठीक है, वंस आई एम डन, जब मैं कंप्लीट कर चुका हूं तो उसके बाद आप जितने मर्जी मुझसे क्वेश्चन करें, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूं उस टाइम फ्रेम में एक चीज, एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं तो आपने सिर्फ उसी पे फोकस रखना है। ग्रामर बहुत बड़ी है लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना चाह रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन फिर जिंदगी में कभी ना आए इस पे। तो लेट्स स्टार्ट विद टेंसेस। तो सबसे पहले तो भाई ये टेंसेस होते क्या हैं? तो टेंसेस बेसिकली जो है, नॉर्मली तो इनको हम बोलते हैं कि ये होता है टाइम, के किस टाइम पे बात हुई। ठीक है, लेकिन बेसिकली इट इज वे ऑफ स्पीकिंग। स्पीकिंग मतलब राइटिंग ऑल्सो। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि किस अंदाज में बात की गई है हमें वो पता होना चाहिए। ओके जी, किस अंदाज में बात हुई है। ठीक है, तो हाँ जी, अब कुछ इंप्रूवमेंट आई है? अब कुछ बेहतरी है? ओके, हाँ, होप इट इज ओके। सो अब जरा इसको कॉन्सेप्ट को समझें। वे ऑफ स्पीकिंग है, ये वे ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, हाउ समवन टॉक्स, इन विच वे समवन टॉक्स, बात को वो किस अंदाज में, जो बोलने वाला है जो लिखने वाला वो किस अंदाज में कर रहा है। ठीक है, अब कुछ भी काम होता है तो वो किसी न किसी अंदाज में होता है, वो अंदाज हम आगे देखते हैं, तो अभी रिलैक्स रहना है आपने। ओके, तो ये वे ऑफ स्पीकिंग है। तो इसमें आज आप जैसे आप टेंसेस पढ़ेंगे, जरा वो आपके जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनसे डिफरेंट होगा, लेकिन आपको जो है इस पे थोड़ा सा वो रखना है फोकस। ठीक है, कि ये बात कैसे हो रही है। तो सबसे पहले जनाब हम स्टार्ट करते हैं, नॉर्मली तो आप इंडेफिनिट से करते हो, वी स्टार्ट विद कंटिन्यूअस टेंस। ओके, स्टार्ट विद कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस का मतलब आपको पता है कि क्या है? कंटिन्यूअस का मतलब है कि कोई भी काम जो है वो जारी है, जारी है। तो कोई भी काम जब जारी होता है तो उसके लिए हम टेंस यूज करते हैं कंटिन्यूअस। तो वो दो तरह से कोई भी काम जारी रह सकता है। वो दो तरह कौन सी हैं? नंबर वन, कंटिन्यूअस है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। आज मैं फॉन्ट जरा छोटा कर रहा हूं तो इसका मतलब है अभी मैं बोल रहा हूं तो इसका क्या हुआ मतलब, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। भाई आप बीच में माइक ऑन किया ना तो फिर आपको पता है कि क्या होने वाला है। माइक ऑन करने से ना माशाल्लाह बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं दुनिया में। तो माइक ऑन करेंगे, हम एंड पे कर लेंगे। ठीक है, माइक ऑन करेंगे, आपको जहां पे कोई कंफ्यूजन होगी वो हम एंड पे कर लेंगे। अभी आप यू कैन सेंड मी टेक्स्ट। और अभी इसको एक मिनट ना फोकस करें जरा। अच्छा जी, कंटिन्यूअस पे थे हम, एक मिनट के लिए आपने फोकस करना है, इसको कॉन्सेप्ट को समझ लें। उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन अगर समझ जहां पे नहीं आएगी, आई विल क्लियर इट। ओके, डोंट वरी, जस्ट फोकस राइट नाउ। सो कंटिन्यूअस टेंस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो क्या है? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि जिस टाइम पे बात हो रही है, जिस टाइम पे काम हो रहा है उसी टाइम पे वो बात हो रही है। या दूसरे लफ्जों में, जिस टाइम पे काम हो रहा है हम उसी के बारे में उस टाइम पे ही बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली उस टाइम पे। मसलन
वी आर स्टडिंग इंग्लिश राइट नाउ, सो ओके इट इज कंटिन्यूअस टेंस। अभी अगर आपने कुछ खा पी रहे हैं, जस्ट लाइक आई एम ड्रिंकिंग वाटर, सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, ओके या मैं लिख रहा हूं, तो ये है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। समझ रहे हैं बात? तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग से ये मुराद है। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये दोनों बातें इधर मैं समझाता हूं, पहले एक बार ये देख लें। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, अब इससे क्या मुराद है? कंटिन्यूस होगा कोई भी काम। आपने क्या किया, इंग्लिश का हमारा या ये जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो तहसीलदार की या जीके, तो आपने क्या किया, इसको स्टार्ट किया। एक दिन आपने एकेडमी ज्वाइन की, लेक्चर्स आपके स्टार्ट हो गए, आपका कोर्स स्टार्ट हो गया, और एक दिन आएगा, एक पॉइंट आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम, जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जब स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, अभी चल रहा है बीच में, तो यहां पे एंड हो जाएगा। अब यहां से यहां तक देखें, सपोज दैट ये 1 मंथ का पीरियड है, तो ये कंटिन्यूअस है। इस दौरान में कहीं पे, कहीं किसी पॉइंट पे भी कोई आपसे पूछे व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर, तो आप क्या बताओगे? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर तहसीलदार, ओके, और आई एम डूइंग दिस प्रिपरेशन। सो इस काम के लिए दूसरी एग्जांपल देख लें। एक आपने नॉवल खरीदा, नॉवल दुकान पे गए, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, तो नॉवल परचेज करके ले आए। आपने एक पेज पढ़ा एक दिन, दूसरे दिन दूसरा पढ़ लिया, तो फिर कुछ दिन रख दिया उसको। अब क्या होता है कि कोई पूछता है आपसे, भाई आजकल क्या क्या कौन सी किताब पढ़ रहे हो, तो आप फटाफट बताओगे कि मैं ये किताब पढ़ रहा हूं, ऐसे ही। सो दैट्स अ कंटिन्यूअस एक्ट, so it is a during a period of time, so this is a period of time from this point to, from this point to this point, ठीक है। ये कोई डेट हो सकती है, कोई टाइम हो सकता है एग्जैक्टली तो इनके दौरान में इट इज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इनके दरमियान में कहीं पे भी कोई आपसे पूछता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, आपकी डिग्री चल रही थी, तो आपसे किसी ने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो आई एम स्टडिंग दिस थिंग, ओके, दिस डिग्री और दिस सब्जेक्ट, सही है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है इस तरह। तो अब हम ये थे, उसका यूजेज कब करना है, कंटिन्यूअस टेंस को यूज हमने कब करना है, तो 2 पॉइंट्स पे यूज करना है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कोई काम जब उसी टाइम पे हो रहा हो, कंटिन्यूअस हो, तब हमने कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। दूसरा, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, अभी मैंने आपको बताया कि एक पीरियड है, उसके अंदर अंदर अभी काम चल रहा है, कोई बिल्डिंग बनना स्टार्ट हुई, तो उस स्टार्ट होने से फिनिश होने तक के दौरान में वो बन रही है बिल्डिंग, दैट इज कंटिन्यूअस, ओके। सो वी विल यूज कंटिन्यूअस टेंस, ओके। अब हम इसको देख लेते हैं स्ट्रक्चर वाइज। पहले हमने देखा क्या, ये दोनों हैं इसके यूजेज, यूज कब करना है टेंस को, ठीक है जी। और यूज कब करना है टेंस को, इन 2 जगहों पे, जब ये 2 पॉइंट आ जाएं, जब ये 2 सिचुएशंस आ जाएं। टेंसेस हमेशा आपने याद रखना है, दीज आर सिचुएशन बेस्ड, ओके। आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं माशाल्लाह से कि मैं कौन सा टेंस कब यूज करूं, और बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। आपने कब यूज करना, आपको सिचुएशन माइंड में होनी चाहिए कि कब ये टेंस यूज होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पे क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। अच्छा, अब इसको हम समटाइम्स फ्यूचर के लिए भी यूज कर लेते हैं, लेकिन वो हम देखेंगे जाके एडवांस ग्रामर में। तो जितना मैं अभी आपको, अभी चूंकि हमने बेसिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो परेशान नहीं हो जाना। कल रांझा साहब ने आपको यही बताया था कि जिनकी माशाल्लाह अलामा साहब हैं अगर कोई आप में ग्रामर में, तो दैट्स ग्रेट, गुड फॉर यू। पॉइंट ये कि हमारा यहाँ पे पर्पस ये कि सबको साथ लेके चलें, ठीक है, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम रह ना जाए, किसी का भी कोई भी पॉइंट रह ना जाए। तो अभी जो आगे आएगा वो एडवांस होगी, तो अभी फिलहाल आपने स्टिक टू दीज 2, इन 2 को अच्छे से याद कर लें, अंडरस्टैंड कर लें, माइंड के जो आपके न्यूरॉन्स हैं उनमें इनको इंटरट्वाइन कर लें, बीच में बुन लें इनको कि कंटिन्यूअस टेंस कब यूज होता है, ठीक है। तो इन 2 सिचुएशंस में यूज होता है। अब हम देखते हैं कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर इसका देखना है। अब हमने बनता कैसे, वैसे तो आपको पता है कि बनता कैसे, लेकिन आज हमने जरा इसको डिफरेंट एंगल से देखना है।
हम इसको देखेंगे, ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये आपने पढ़ रखा होगा। अब देखें, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, और यहां पे करके हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, तो चले हम देखते हैं। मैं इसको करता हूं, यहाँ पे बोर्ड क्लियर है नहीं क्लियर है, चलो इधर को कर लेते हैं थोड़ा। अच्छा जी, आपने इसको देखना है कि सब्जेक्ट में वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे क्लियर है, ओके। तो यहां पे आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पे हम देखते हैं इसके प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। ये नीचे को क्लियर है, ओके। तो यहां पे हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन से आते हैं। देखें, जब भी कंटीन्यूअस टेंस होगा तो उसके प्रेजेंट के अंदर इज हेल्पिंग वर्ब आएगा, आर हेल्पिंग वर्ब आएगा या एम हेल्पिंग वर्ब आएगा। साइलेंट पे कर, ओके। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर लगाएंगे, और अगर आए होगा यहाँ पे तो एम लगा देंगे। और यहाँ पे क्या है, वॉज और वर। अभी 1 मिनट, आपने परेशान नहीं हो जाना, ये मैं आपको बताता हूं ये मैं क्यों लिख रहा हूं, अभी समझ आ जाएगी। वॉज और वर, तो पास्ट के अंदर ये दो हैं, और फ्यूचर में ये एक कॉम्बिनेशन है विल बी का। ठीक है जी, तो विल बी का कॉम्बिनेशन है। शेल को भूल जाएं, ओके जी, शेल को आपने भूल जाना है फिलहाल के लिए। उसको हम आगे जो एडवांस ग्रामर का पोर्शन आता है वो उस पोर्शन में पाया जाता है। तो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसके अंदर शेल यहाँ पे नहीं है, वो मॉडल्स के अंदर आएगा, उसको हम तब देखेंगे अगर हमें जरूरत पड़ेगी उसकी तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने पहले, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जो चीजें मैं एक एक छोटी छोटी आपको बता रहा हूं, आपका काम है यहां तक रह के इसको अच्छे से जरा मेमोराइज कर लें। ठीक है, जब ये आपको मेमोराइज हो जाएंगी और इसको आप अप्लाई करेंगे 1-2 बार, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये इस तरह क्यों है स्ट्रक्चर। अच्छा चलें, खैर, तो यहां पे ये आपने याद रखने। और जब भी कोई टेंस होगा, अभी भी इंपॉर्टेंट एक बात आने वाली है, वो ये कि कोई भी टेंस जो है वो वर्ब की फॉर्म डिफाइन करती है। तो यहां पे वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है जी, इसको आपने फर्स्ट प्लस आईएनजी नहीं बोलना, इसको आपने सिर्फ आईएनजी फॉर्म बोलना है। ठीक है, सिर्फ आईएनजी फॉर्म। अच्छा जी, तो सिर्फ आईएनजी फॉर्म इसलिए बोलना है क्योंकि फर्स्ट जब बोलते हैं तो आपके माइंड के अंदर इनडेफिनेट का कॉन्सेप्ट जाता है, तो फिर जब आगे आईएनजी की तरफ जाते हैं तो वो सारा मिक्सअप हो जाता है आपका कंटिन्यूअस में और इनडेफिनेट में, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम्स है। तो आपने क्या करना है, कंटिन्यूअस जब भी आएगा तो क्या होगा, वर्ब की फॉर्म आईएनजी लगेगी जब भी आएगा। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो प्रेजेंट के अंदर ही, तो वर्ब प्ले, ठीक है, और साथ में क्या लगाया हमने, आईएनजी, तो प्लेइंग, प्ले की आईएनजी है फॉर्म, प्लेइंग। तो यहां पे क्या है, फुटबॉल, तो ही इज प्लेइंग। अच्छा, अब यहां पे देखें, यहां पे कंफ्यूजन आएगी कि भाई इज लगाना, आर लगाना या एम लगाना। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर का मतलब एक, अकेला है, अकेला जब आएगा तो हम इज लगाएंगे, एस फॉर सिंगल, एस फॉर सिंगुलर, तो इज, ओके। तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल। तो आपने इसको बाद में देखना, इसको पहले देखना है। इसको पहले देख के क्या पता चलेगा कि वर्ब की फॉर्म आईएनजी, तो आईएनजी मींस कंटीन्यूअस टेंस। ओके, अब देखना है हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमें ये बताता है कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो यहां पे हम देख लेते हैं, यहां पे क्या आएगा, ही प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है जी, अब यहां पे सिंगुलर के लिए फिर देखें, वॉज, एस फॉर सिंगुलर, तो वॉज। यहां पे थर्ड में हम फ्यूचर के लिए क्या है, यहां पे फिर प्लेइंग है,
ओके जी, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है पूरा, कुछ भी इसमें से स्किप नहीं करना, कुछ सेपरेट नहीं करना, हमने उठा के इकट्ठा बंडल यहाँ पे रख देना। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने विल बी का बंडल रख दिया इकट्ठा, ये दोनों अलग नहीं है, एक ही है, इट्स अ कॉम्बिनेशन। ओके, सो अच्छा अब देख लें इसको, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। और आपने जब भी देखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर, वर्ब की फॉर्म होती है उसकी। ठीक है, तो वर्ब की फॉर्म देखिए, आईएनजी आईएनजी आईएनजी, सेम है। तो जब भी आईएनजी आ गई इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस टेंस तो हमें पता चल गया, ठीक है जी। तो फिर दूसरी क्या चीज याद रखने वाली है, दूसरे ये हेल्पिंग वर्ब्स इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, तो उससे सेकंड नंबर पे ये है, पहले ये है। ओके, तो अब देखते हैं, इज का मतलब है, इज कहां पे है, प्रेजेंट के अंदर है, तो इसका मतलब हुआ कंटिन्यूअस है, और ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब ये क्या है, कंटिन्यूअस है, और ये है पास्ट, तो ये देखें पास्ट, तो पास्ट में तो पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। ठीक है जी, और यहां पे क्या है, कंटिन्यूअस, और ये किसमें है, फ्यूचर विल बी, तो ये फ्यूचर है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं हुआ किसी को तो मुझे बताएं आप। अच्छा जी, वेयर इज प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट। भाई मैंने बोला आपको कि आज हमने ना वो ग्रामर से निकाल दिए हूँ। ठीक है, अच्छा है ना। अच्छा जी, मैं आपके, मेरी बात सुने पहले, ये आपको मैंने जो है सिंपलेस्ट से इजीएस्ट से स्टार्ट करवाया है, इनडेफिनेट को हम नहीं छोड़ रहे, डोंट वरी, उसकी बारी एंड पे आनी है। ठीक है, वो मैं आपको पता चलेगा जब एंड पे आपको मैं समझाऊंगा वो, फिर आपको पता चलेगा कि ये मैंने सीक्वेंस ये क्यों रखा है। अच्छा, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपने पहले ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ रखी हैं, लेकिन हम उसको ट्रेडिशनल मेथड से नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो ये मेथड थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने स्टार्ट में मे बी यू थिंक इट्स अ बिट शेकी, बट आपको जब समझ ये हल्की सी आनी जब स्टार्ट हो चुकी है, और आगे इंशाल्लाह आ गई होगी उम्मीद है मुझे, तो जब ये अंडरस्टैंडिंग सिस्टम की आपकी आ जाएगी ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। अच्छा एक मिनट मुझे सुन ले पहले। ओके जी, तो यहां पे ये समझ आ गई कि आईएनजी क्या इंडिकेट करती है, आईएनजी फॉर्म वर्ब की इंडिकेट करती है इट्स कंटिन्यूअस टेंस, इट्स कंटिन्यूअस, इट्स कंटिन्यूअस। तो ये तो आप आंखें हल्की सी भी बंद कर लें तो पता चल जाएगा कि ओके कौन सा टेंस है जी, कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, और ये बताते हैं कि प्रेजेंट है, पास्ट है, या फ्यूचर है। तो अब इनको ब्रेक डाउन अगर हम कर लें कि इस पार्ट में वर्ब की फॉर्म क्या बता रही है, टेंस कंटिन्यूअस है। अच्छा, अब इसका नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल रूल आपने याद रखना है, वो रूल क्या है, लेफ्ट से जाएं, सेंटेंस स्टार्ट किया, तो इसके फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब यहां पे कौन सा आता है, देखें ये है, तो इसके फौरन बाद आपने नॉट लगा देना। बाकी कोई चेंज नहीं है सेंटेंस के अंदर, बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, यहां तक नेगेटिव। अब आए पास्ट की तरफ, तो पास्ट में हम क्या लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे ही, तो ये फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब लेफ्ट साइड से गए, तो वॉज नॉट। ठीक है, अब ये थोड़ा सा वो मिक्सअप सब बन रहा है, लेकिन चले, तो ही वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है जी, तो देखें, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद हमने नॉट लगा दिया, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद नॉट लगा दिया, जब भी नेगेटिव बनाना है। लेकिन अब इसका क्या बनाएंगे, तो इसका भी भाई वही बनाएंगे जो हमने सिंगल रूल अप्लाई किया हुआ है। न्यूटन के लॉज जो हैं वो अब तक क्यों इतने फेमस हैं और इतने स्ट्रांग हैं, वो उन्होंने दुनिया कैसे चेंज किया, क्योंकि वो यूनिवर्सल हैं। तो हमारा यूनिवर्सल लॉ ये है कि जब भी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके बाद नॉट लगाने से वो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहां पे हुआ, यहां पे हुआ, ओके, और यहां पे ही विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। अब आप कह रहे होंगे कि ही विल बी नॉट भी तो होता है, तो भाई होता है, इट्स ओके, दोनों होते हैं, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया यूज, दोनों ग्रामेटिकली करेक्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके अंदर, हमने क्या किया, विल के बाद नॉट लगा दिया। ठीक है, तो इसको आप लिख लें अपनी तरफ।
सूटेबल दोनों है इक्वली, आप जो मर्जी यूज कर लो, इट्स ओके, ठीक है। अच्छा, तो अब यहां पे इंट्रोगेटिव बनाना हो तो फिर क्या करेंगे हम? ठीक है जी, तो इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, इधर से गए, लेफ्ट साइड से सेंटेंस स्टार्ट किया हमने, और जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब मिला यहाँ पे हमें, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है ये, इसको स्टार्ट में लेके आ गए, तो यहां हम लेके आए स्टार्ट में, और ये आ गया ऐसे अपनी जगह पे, और ये अपनी जगह पे आ गए, और कोई चेंज नहीं करना, कोई भी चेंज नहीं करना सिवाय इसके, और एंड पे हमने बस क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बिकॉज इट्स एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, सो यहां पे भी क्या किया, यहां पे भी वॉज हम स्टार्ट में लेके आ गया, ठीक है जी, तो ये यहां रहा, ये यहां रहा, ठीक है। और उसके बाद जो है यहां पे विल को स्टार्ट में लेके आ गया, तो ये क्या बनेगा, विल ही बी। ये सिस्टम समझ आ रहा है, अभी तक आया है या नहीं? मैं दोबारा इसको लिख देता हूं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और यहां पे आता है हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इसके हेल्पिंग वर्ब हमें पता है इज, आर, एम है, ओके। इसके वॉज और वर हैं, और इसके विल बी है, कम्बो, कॉम्बिनेशन। तो यहां पे क्या हमने लिखा था, ही प्लेइंग फुटबॉल। तो हमने क्या किया, ये सिंगुलर है तो इज लगा दिया, ओके। अब यहां पे क्या किया हमने, ही, तो यहां पे हमने बोला सिंगुलर है तो वॉज यूज करेंगे, ठीक है जी। और यहां पे हमने क्या बोला कि ही प्लेइंग, ये पहले मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच इन एनी सेंटेंस, ठीक है। वर्ब, talking about verb is the most important, okay, so he will be because it's a combination, ठीक है जी। तो अब हमने क्या किया था, जब नेगेटिव बनाना था तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया था, और कोई सेंटेंस के अंदर चेंज नहीं किया बिल्कुल भी, ठीक है। और यहां पे भी सेम, एक सिंगल रूल हमने याद रखना है कि जो भी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आएगा हमने बस उसके बाद नॉट लगा देना है, और कोई इसमें मुश्किल परेशानी वाली, ज्यादा सोचने वाली ऐसा कोई भी काम नहीं है, इट्स लाइक मैथ। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, यहां पे भी यूज कर सकते हैं, यहां पे भी यूज कर सकते हैं, अप टू यू, दोनों ठीक है, ठीक है जी। इंट्रोगेटिव बनाना था तो क्या हुआ, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेके आए, इज ही। अब देखें और कोई चेंज नहीं ला रहे हम, क्वेश्चन मार्क, वॉज ही, तो ये आपने रूल याद रखना है कि रूल क्या है, रूल ये है कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेके आने से क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये इकट्ठा बनाना हो नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो कोई मसला नहीं है, आप इसको, अब ये नेगेटिव ऑलरेडी है, इसको उठाएं स्टार्ट में लेके आए,
या ये ऑलरेडी है तो इसकी प्लेस यहां बनती है, यहां पे लगाएं इसको। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इट्स ओके, दोनों बन सकते हैं, सेम इज द केस। तो रूल समझ आ गया आपको? बताया मुझे, ये अंडरस्टैंडिंग हुई? ओके जी। अब हम इसको ये देखते हैं कि आपको मैं टाइमलाइन पे नहीं लेके जाता हूं क्योंकि फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। खैर, अगले हम टेंस की तरफ आते हैं। तो परफेक्ट टेंस है जी। तो परफेक्ट टेंस जो है, लगता है आसमान पे चला गया आपका परफेक्ट टेंस। ओके जी। अच्छा, अब ये देखें, कोई भी चीज, पहले इस वर्ड को समझें जरा, इस वर्ड को समझें। ये देखें, जब भी कोई चीज परफेक्ट होती है तो वो कंप्लीट होती है ऑलरेडी। अब उसके अंदर हमें कोई ऐसी नई चीज डालने की जरूरत नहीं है, या वो इनकम्प्लीट नहीं है कि हम उसको कंप्लीट करते फिरें। ठीक है, तो वो परफेक्ट है। तो जो चीज ऑलरेडी परफेक्ट है, इसका मतलब है वो कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट हुई है तो उसे परफेक्ट बोल रहे हैं, ये परफेक्ट बोल रहे हैं तो इसका मतलब ऑलरेडी कंप्लीट है। ठीक है, तो ये कंप्लीशन है, तो इसका यूजेज है शोज कंप्लीशन। कंप्लीशन मतलब किसी भी चीज के कंप्लीट होने को। अब देखें, वी हैव फिनिश्ड कंटिन्यूस टेंस, आई हैव कंप्लीटेड माय डिग्री, आई हैव फिनिश्ड दिस बुक, आई हैव कंप्लीटेड माय जर्नी। ओके, सो इजी इजी बातें। तो ये जो है यूजेज इसका है शोज कंप्लीशन। ठीक है, तो इसका यही यूजेज आपने याद रखना है। ठीक है, फिलहाल वो जब आगे कॉम्प्लेक्स चीजें, एडवांस चीजें आएंगी तो वो तब देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से माइंड में बिठा लेना है। ओके जी। अब हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये कंप्लीशन को शो करता है, ये बात आपने याद रखनी है। अब हम स्ट्रक्चर अगर देखें तो स्ट्रक्चर में क्या आएगा इसका? स्ट्रक्चर में जो वर्ब की फॉर्म है उसमें वो आएगी हमेशा थर्ड। वर्ब इज इक्वल टू थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, तो ये हमें ऑलरेडी पता है। अब हम देखते हैं इससे कि इसको हम सिस्टम में कैसे लेके आते हैं। सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, और है प्रेजेंट। अच्छा जी, तो यहां पे आता है हैज और हैव। अब देखिए, सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो हैज लगाएंगे एस वाला, और इसमें आता है सिर्फ एक हैड, और इसमें आता है विल हैव। ठीक है, तो विल हैव आता है यहाँ पे। ओके जी। अब हम देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारा। तो ही, हमने वर्ब की फॉर्म बोली थी कौन सी? थर्ड। तो थर्ड फॉर्म है यहाँ पे। हाँ जी, सुन रहे हैं? क्लियर है एवरीथिंग? तो सर ये कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? हैज। क्यों? सब्जेक्ट सिंगुलर था, सिंगुलर मतलब अकेला था। ठीक है, अब यहां पे आए तो क्या बनता है? ये देखें, स्ट्रक्चर सेम रह रहा है, स्ट्रक्चर पे कोई चेंजेस नहीं है एज सच।
जिन पे हमें परेशानी वाली बात हो। जब चेंजेस ही नहीं है तो परेशान क्यों होना है। और इस पे तो सिंगल है, तो यहाँ पे एक ही हेड हमारे पास अवेलेबल है पास्ट के अंदर, तो क्या हुआ फिर इस तरह। अच्छा जी, अब फ्यूचर के अंदर क्या है, यहां पे भी वही सेम स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, अब रूल पिछला याद है नेगेटिव बनाने वाला, तो क्या रूल था, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है हैज, तो हैज के बाद नॉट लगाया हमने, और बाकी कोई चेंज नहीं है हमारा, तो ही हैज नॉट प्लेड फुटबॉल। ठीक है, और यहां पे क्या आएगा, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है ये, तो इसके बाद नॉट, ठीक है जी। और अच्छा यहां पे रह गया था हमारा विल हैव, तो यहां पे भी क्या रूल है हमारा नेगेटिव बनाने के लिए, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब विल है, तो विल के बाद हमने पुट किया नॉट, और यहां पे हैव, और ये प्लेड। ठीक है, ये हुआ नेगेटिव का रूल हमारा। इंट्रोगेटिव का रूल भी याद होगा, क्या था, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को लेके आए स्टार्ट में, तो हैज, क्वेश्चन मार्क एंड पे, और ये और ये आज का मुझे पता है थोड़ा बोरिंग है, लेकिन कोई बात नहीं है। विल ही, सिर्फ पहला हेल्पिंग वर्ब हमने स्टार्ट में लेके आना है। ओके, सो विल ही हैव, ठीक है, यहां तक भी समझ आ गई, तो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं अभी तक। ओके, तो अब इसमें आपको एक जो है वो मजे की चीज बताता हूं मैं। ये है भाई हमारी टाइमलाइन जा रही है, ये आप हैं या हम हैं इस टाइम पे प्रेजेंट के अंदर, सो दिस इज प्रेजेंट। इसका कॉन्सेप्ट समझना है आपने जरा, ठीक है, पास्ट, और ये है फ्यूचर। तो अब क्या हुआ, ही हैज प्लेड फुटबॉल, हाँ जी, तो ही हैज प्लेड फुटबॉल का मतलब है अभी इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, तो इससे पहले पहले कंप्लीट होने का मतलब है कि इससे पहले पहले जस्ट कंप्लीट हुआ है, तो यहां पे कहीं पे कंप्लीट हो गई है बात ये, तो यहां पे क्या हुआ था, कंप्लीट हो गई थी, सही है, ये कंप्लीशन है। और अगर हम ये कहें कि ही हैड प्लेड फुटबॉल, तो जाहिर है हमारे माइंड में कोई पॉइंट ऑफ टाइम होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर कोई पूछता है कि भाई कल उसने क्या किया था, आपके फ्रेंड के बारे में पूछता है कि कल उसने क्या किया था, तो आप क्या बताते हो, ही हैड प्लेड फुटबॉल, उस टाइम तक तो उसने फुटबॉल खेल लिया था। गॉट इट, इट मीन्स बिफोर दिस, इस पॉइंट से जस्ट पहले पहले खेलने का पास्ट में कंप्लीट हो चुका था। ओके, और फ्यूचर को जरा सोचें कि कल कल आप क्या कर चुके होंगे इस पॉइंट पे, कल इतने बजे आप कल कल 8 बजे आपने क्या कर काम ऐसा कोई कौन सा कर लिया होगा। तो अगर हम ये कहें कि कल उसने कल वो क्या कर चुका होगा इस टाइम तक, तो क्या कहेंगे, ही विल हैव प्लेड फुटबॉल, तो प्लेड है तो इससे जस्ट पहले, पॉइंट ऑफ स्पीकिंग से पहले पहले उसने कंप्लीट कर लिया,
ठीक है, तो ये कंप्लीशन है, ही हैज प्लेड फुटबॉल। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बताए मुझे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है एक, देख लें, बता दे मुझे। ओके जी, आपको समझ आई? अच्छा, इसको मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, तो देखें, उर्दू में हम जब बात करते हैं तो उर्दू में थोड़ा सा, हाँ हाँ मैं कर देता हूं, मुझे आइडिया था। ओके, अभी हमने थोड़ी देर पहले कौन सा टेंस कंप्लीट किया? कंटिन्यूअस टेंस। सो वी हैव कंप्लीटेड कंटिन्यूअस टेंस, बट राइट नाउ वी आर स्पीकिंग एट दिस मोमेंट। और इस मोमेंट से जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था? कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट किया था। ये समझ आई यहां तक? तो भाई सो गए हैं, अब बताएं ना, समझ आई कि नहीं आई? ओके गुड। अच्छा, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम बोल रहे हैं, तो क्या हुआ? इस पॉइंट ऑफ टाइम, जिस टाइम पे हम बोल रहे हैं, तो इस पॉइंट से जस्ट पहले ये कंप्लीट हो गया है। क्यों? हम कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं? परफेक्ट। तो परफेक्ट टेंस हम यूज कर रहे हैं, जिसका मतलब ही ये यूज ही हम तब करते हैं जो जब कोई काम कंप्लीट हो गया हो। तो प्रेजेंट की समझ आ गई। अब हम चलते हैं पास्ट में। तो कल हमारा हमने 4 बजे से पहले पहले हम देखें, जरा सोचें, कल हमने लेक्चर कंप्लीट किया था? 4 बजे से पहले कर लिया था ना, मतलब 4 को भी छोड़ दें, कल हमने लेक्चर कंप्लीट किया था जी। तो किया था, तो ये पॉइंट है जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट की, हम जिस पॉइंट की बात करें उससे पहले पहले लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो वी हैड कंप्लीटेड लेक्चर यस्टरडे। ओके, अगर यस्टरडे ना भी लगाएं तो भी काम चल जाएगा, लगा लें तो भी मसला नहीं है। तो पॉइंट ये है, यस्टरडे का प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट ये है कि ये अंडरस्टैंड करें, ये वो सिचुएशन है जिसके अंदर आपको ये वाली चीज यूज करनी है। ये समझ आई है यहां पे? तो अब कल की जब हम बात करते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम की, इस पॉइंट ऑफ टाइम की, तो यहां पे क्या होता है? ही हैड प्लेड फुटबॉल, तो ही हैड प्लेड फुटबॉल। ठीक है जी। अच्छा, तो कल, कल भी हम क्लास लेंगे इंशाल्लाह, तो जिंदा रहे तो कल क्लास लेंगे। तो अब पॉइंट ये है कि फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, कल 2 बजे की। तो जो कल 2 बजे है, उस 2 बजे को हम क्या करेंगे? जब का लेक्चर का टाइम 4 बजे से पहले पहले क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो वी विल हैव कंप्लीटेड इंग्लिश लेक्चर, और वी विल हैव कंप्लीटेड लेक्चर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो अब पॉइंट क्या है? तो कल 4 बजे ही विल हैव प्लेड फुटबॉल, ही विल हैव रिटन अ बुक, ही विल हैव रिटन एन essay, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज टेस्ट। कब? वो जब आपने टेस्ट पे जाना है ना, तो उससे एक दिन पहले आप सोचें, आप बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो कह रहे हैं कि क्या, कि कल, लो कल तो मैंने इस टाइम तक पेपर कंप्लीट कर चुके होना। तो आई विल हैव कंप्लीटेड पेपर। ठीक है, ये समझ आई यहां तक? अब थोड़ा ये कॉन्सेप्ट बन गया है कि नहीं टाइमलाइन का? ओके, तो अब ये दोनों टेंसेस आपको समझ आ गए? ठीक है, ओके, आगे चलते हैं जी हम। बोर तो नहीं हो रहे ज्यादा आज? क्योंकि आज थोड़ा सा लेक्चर जो है वो
रफ सा लग रहा है मुझे। टेंसेस सीखने हमेशा थोड़े रफ होते हैं ना, लेकिन ये वो टूल है जो आपको लाइफ में पूरी में काम आना है। तो इसलिए फिर थोड़ा सा पानी शानी लेके बैठे हैं आप, इंशाल्लाह। हाँ गुड। तो अब हम देखते हैं कौन सा टेंस। फॉन्ट इतना काफी है कि थोड़ा बड़ा कर दूं? कंटिन्यूस है भाई। ओके सो कंटिन्यूस टेंस कौन सा? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अब देखिए यहाँ पे हमने कंटिन्यूस टेंस पढ़ा, हमने परफेक्ट टेंस पढ़ा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली उन दोनों को कंबाइन हम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेंगे वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म इसकी लेंगे, और हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट वाला लेंगे। ठीक है, तो ये है। अच्छा, अब इसकी भी टाइमलाइन के थ्रू हम देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग होता है, मिक्सअप कर देता है ये वाला टेंस। तो इसको भी हम टाइमलाइन के थ्रू देखते हैं, तो आपको मजीद क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। टाइमलाइन से देखते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में यहां पे वर्ब आता है जी, कौन सा? आईएनजी फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब लेते हैं हम, कौन सा? वो हम जाहिर है देखते हैं इधर हमें लिखने की, प्रेजेंट। तो याद है आपको, इसका हम कह रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब लिया तो इन दोनों को फिर कंबाइन किया बीन के साथ। अब इधर देखें, हमने कहा कि भाई हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब कहां से? परफेक्ट से। तो परफेक्ट का था हैज, तो साथ इसमें हमने बीन लगाना है, हैज बीन। ठीक है, और हैव बीन, तो पास्ट में। तो अभी हम इन दोनों को देख लेते हैं। यहां पे सिर्फ एक ही आपको पता है, हैड बीन। ओके जी। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे है हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ही, वर्ब की फॉर्म कौन सी? आईएनजी वाली। तो वर्ब की फॉर्म आपने याद रखनी है हमेशा, क्योंकि वर्ब की फॉर्म विल इंडिकेट कि टेंस कौन सा है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर ही है, तो क्या लगेगा? हैज बीन। ठीक है, हैज बीन। और यहाँ पे क्या है? ही। तो यहां पे हमारे पास एक ही कॉम्बिनेशन है, एंड दैट इज हैड बीन। ओके जी। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव बनाना हो तो रूल आपको याद होगा। कौन सा रूल था? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है ये, इसके बाद नॉट। और यहां पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? हैड। तो हैड के बाद नॉट। अब तो आप माशाल्लाह से इतने ये रूल तो आपको पता ही चल गया, चैंपियन हो गए इसमें, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो ऑलरेडी नो इट। ठीक है। अब जो फ्यूचर है वो यहाँ पे हमारे पास स्पेस जरा कम है, तो फ्यूचर में आपको बाद में लिख देता हूँ। ठीक है, तो अभी इन दोनों को हम देख लेते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर अगर हमने इफ वी वांट टू मेक एन इंट्रोगेटिव ऑफ इट, वी टेक have first helping verb and put it at the start, and then we write the other things. हैज ही बीन, देखें बीन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जस्ट हैज को उठा के इधर हम स्टार्ट में लेके आ गए। ओके, प्लेइंग फुटबॉल, सो दिस इज इट।
क्वेश्चन मार्क। व्हाट अबाउट दिस, इसका हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो यहां पे इसको स्टार्ट में लेके आए तो हैड ही बीन प्लेइंग फुटबॉल क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, तो ये समझ आ गया यहां तक। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा एक बार टाइमलाइन पे देख लें, फिर वो अगला पोर्शन लिख देते हैं आपको। इसका टाइमलाइन जो है वो है, ये अगर प्रेजेंट है, ये पास्ट है, और ये हमारा फ्यूचर है, तो ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, और ये फ्यूचर है। तो देखें जरा, ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल। आप जनाब आपने क्या किया कि आपने बुक पढ़ना स्टार्ट की, पढ़ रहे थे माशाल्लाह, बहुत ही पढ़ाकू बच्चे हैं आप। तो आपके जो हैं वो पापा आए बाहर से, तो आपकी मामा से उन्होंने पूछा कि भाई ये बच्चा तो बड़ा शरारती हुआ है, तो अब तक क्या करता रहा ये। ठीक है, तो आपकी मामा ने उन्हें बताया कि ही और शी हैज बिन स्टडिंग, ही और शी हैज बिन रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो माशाल्लाह बहुत मेहनती बच्चा बच्ची है, तो पढ़ते रहे हैं, मतलब सही है। तो वो अब तक जो है वो पढ़ते रहे। लेकिन अब इस सेंटेंस के अंदर एक चीज देख लें, पढ़ते तो रहे हैं लेकिन अब इस टाइम पे नहीं पढ़ रहे, मतलब पढ़ना कंप्लीट हुआ, तो कंटिन्यूअस था, इट वाज कंटिन्यूअस। ओके, ये पोर्शन कंटिन्यूअस था, चल रहा था पढ़ना, लेकिन अब यहाँ पे कंप्लीट भी हो चुका है। जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उससे जस्ट पहले पहले ये कंप्लीट हो गया, लेकिन उससे पहले चल भी रहा था। तो ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल, वो पहले बच्चा बहुत जनाब जो है वो फुटबॉल खेलने का बहुत ही शदाई है, तो सारा दिन फुटबॉल खेलता रहता है। तो पापा आए हैं, तो पापा के आने से पहले वो जस्ट उसने फिनिश कर लिया, अब उसको थक गया था तो चला गया अंदर। तो वो आके पूछते हैं कि क्या करता रहा भाई, बेटा मेरा किधर है, तो वो कहती हैं कि आगे की ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल, भाई वो तो फुटबॉल खेलता रहा है। ठीक है, खेलता रहा है मतलब द एक्ट ऑफ प्लेइंग वॉज इन प्रोग्रेस, इट वॉज कंटिन्यूअस, लेकिन अब कंप्लीट हो गया है। इट वॉज कंटिन्यूअस बट अब कंप्लीट हो चुका है। सो हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल। और व्हाट अबाउट हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, तो हैड बीन से मतलब ये हुआ कि कल की बात हम कर लेते हैं, तो कि भाई वो कल क्या करता रहा, तो कल क्या करता रहा, ही हैड बीन प्लेइंग, हैड बीन, तो प्लेइंग ये पोर्शन और कंप्लीशन यहां पे। ठीक है, कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। और फ्यूचर में क्या होगा, तो फ्यूचर में क्या होने वाला है भाई, कल इस टाइम तक उसने क्या, वो क्या करता रहा होगा। ठीक है, तो ये है आपका फ्यूचर। तो कल ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, तो जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, जब हम पहुंचेंगे उसके घर, तो ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, समझ आई यहां पे इन तीनों बातों की। हाँ भाई, किसी को आई भी है कि नहीं, बता दो मुझे इस पॉइंट का, क्योंकि ये मुझे आपको क्लियर करवाना जरूरी है। ओके, दैट्स गुड। ये अच्छा बड़ा कर दें, ठीक है जी, ठीक है चलें। तो अब जो है वो इसको आपने सिंपल जो ता ती वाले मसले हैं उनसे निकल आना है, क्योंकि ता ती वाला, जी बताएं कमर हसनैन साहब। अच्छा, हैंड रेज कर दिया तो बात भी करें ना, बताएं, उनको मैसेज में टाइप कर दें। अच्छा वैसे ही हो गया। एनीवेज, द पॉइंट इज कि ताती के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें आप तीन काम करते हो जब भी आप इंग्लिश पढ़ते हो उर्दू के थ्रू। अब उर्दू से मुराद ये कि यहां पे मैंने आपको कोई ती ता त्यूद नहीं बताया ना। ठीक है, उसकी रीजन है कि आपको ये फंक्शन समझना है कि ये कब कौन सी सिचुएशन में कौन सा टेंस हमने यूज करना है, और उसके बाद आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर के अंदर आपको वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब किस में कौन सा लगना है, ये दो चीजें आप याद कर लें, तो आपके लिए इंग्लिश आसान तरीन हो जाएगी। ठीक है, अगर तरीन नहीं होती तो कोई बात नहीं है,
तरीन साहब वैसे बाहर गए हुए हैं तो आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाएगी पहले से एटलीस्ट। तो यानी वो जो परेशानी हुआ करती है आपको वो नहीं रहेगी अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर लें। तो सबसे पहले देखना है कि वर्ब कौन सा है, वर्ब की फॉर्म कौन सी है, फिर देखना है अब अच्छा अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा हुआ है, तो आपको बहुत सारा सेंटेंस अंडरस्टैंड हो जाएगा उसी टाइम। ठीक है जी। तो अब आपका रहता है एक इसके अंदर फ्यूचर, तो मैं आपको जी फ्यूचर लिख के दे देता हूं, तो उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो फ्यूचर जो है सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया, और यहाँ पे आया हेल्पिंग वर्ब आपका, और यहाँ पे आपका फ्यूचर। फ्यूचर कौन सा? परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो यहाँ पे हमारे पास देखें ये विल आता है, हैव आता है और बीन आता है। ठीक है, तो विल हैव बीन आता है। अब यहाँ पे शेल हैव वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सो विल हैव बीन को ही आपने याद रखना है और इसी से काम आपने चलाना है भाई, इसके अलावा नहीं कुछ सोचना। ठीक है, तो अब यहाँ पे ही वर्ब की फॉर्म आपको याद होगा, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही कॉम्बिनेशन है, इन तीनों का सिंगल कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन उठा के हमने यहाँ पे लगा देना है, विल हैव बीन। ठीक है, बीन ये वो साथ जुड़ गया बीन, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, विल हैव बीन। ठीक है, तो अब आपको दूसरा अगला रूल नेगेटिव बनाने का याद है किसी को? क्या था रूल? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? विल। तो विल के बाद नॉट, हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, ये आप समझदार हैं आगे। अच्छा, तो उसके बाद अगला रूल क्या था इंट्रोगेटिव बनाने का? इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसको स्टार्ट में ले आओ, तो ये क्या बना? विल ही हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, सो दिस इज क्वेश्चन मार्क एट द एंड। जी, तो ये समझ आ गई आपको यहां तक? अच्छा, अब एक चीज और इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लें, जो फॉर और सिंस का कॉन्सेप्ट है वो डेफिनेटली इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो फॉर और सिंस जो है इसी के अंदर आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि दैट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन। व्हाट इज फॉर एंड सिंस? एडिशनल इंफॉर्मेशन है, दोज आर नॉट नेसेसरी पार्ट ऑफ इट। ठीक है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये इनके बिना भी ये अपनी जगह पे परफेक्ट है, अपनी जगह पे ठीक है, ये ग्रामेटिकली इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस इसका स्ट्रक्चर आपने ठीक रखा हुआ है, तब तक स्ट्रक्चर अगर आपने ठीक रखा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो मीनिंग कन्वे करना चाह रहा है, जो सिचुएशन बताना चाह रहा है, वो ये सिचुएशन बताता है। ठीक है, तो ये परेशान नहीं होना कि अच्छा फॉर और सिंस लगा है तो ही परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, तो भाई नहीं, शेल का यूज करना है कभी और अच्छा वो नहीं करना भाई, अभी नहीं करना। आपको मैंने बोला कि उसको हम मॉडल्स में देखेंगे, मॉडल्स। ठीक है, तो उसको हम तब के लिए देखते हैं। यहां पे आपने शेल, यहां पे तो शेल को बिल्कुल यूज ही नहीं ना करना। अब टेंसेस के अंदर शेल भूल जाए होता है, समझ रहे हैं? जब मैंने कहूं कि कुछ भूल जाए तो फौरन भूल जाए, क्योंकि अगर नहीं भूलेंगे तो वो आपको बहुत तंग करेगा। तो यहां पे फ्यूचर के अंदर विल है, सिर्फ विल हैव बीन का कॉम्बिनेशन है, शेल नहीं है, शेल नहीं है, इसमें है ही नहीं शेल। ठीक है, ओके जी। तो अब हम आते हैं फॉर और सिंस की तरफ। तो फॉर और सिंस को थोड़ा सा ये समझ आ गई ना कि फॉर और सिंस जो है वो नेसेसरी पार्ट नहीं है, उसके सिवा ये टेंस जो है ये कंप्लीट है अपनी जगह, वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो हम देते हैं कि चलो जरा मजीद एक्सप्लेन हो जाए, बात इलेबोरेट हो जाए, जरा पिन पॉइंट हो जाए, टाइम ड्यूरेशन में पता चल जाए।
तो उसको हम अभी देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंस जो है वो उसका क्या केस है, उसकी क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे ओके आ रहा है। ये बाद में हम देखते हैं, 1 मिनट। अच्छा, तो सिंस जो है इसको जरा आपने देखना है। सिंस जो है ये बताता है पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम से क्या मुराद है, यहां पे हमारी टाइमलाइन आती है। तो टाइमलाइन क्या करती है, टाइमलाइन में ये 12 बज के 1, 2, 3, 4, 5। तो पॉइंट ऑफ टाइम से क्या मुराद, पॉइंट ऑफ टाइम से मुराद है अगर मैं कहूं कि 12 o'clock, तो एग्जैक्टली ये पॉइंट ऑफ टाइम, ये पॉइंट होगा। ठीक है, ही हैज बिन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 12 o'clock। ठीक है, ही हैज बिन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 1 o'clock, सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, सिंस 4 o'clock। ठीक है, तो ये पिन पॉइंट, हम एग्जैक्ट पॉइंट उसका नाम बता रहे हैं उस पॉइंट का। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बताता है, इट इज द नेम। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखनी है, नेम ऑफ मिनट्स। नेम ऑफ मिनट्स बताएगा सिंस, कैसे, 4:15। ठीक है, 4:15। ठीक है जी, और 2:25। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली मिनट्स बता रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 4:15। आवर्स तो क्या है, 1 o'clock। ठीक है, या 2 PM। ठीक है जी, तो ये एग्जैक्ट पिन पॉइंट कर रहा है उसको। फिर नेम ऑफ डेज, तो आपको पता है मंडे से लेके संडे तक, इनमें से कोई नाम जब आएगा तो हम सिंस यूज करेंगे। ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे, अप टू सिंस संडे। फिर आएगा नेम ऑफ वीक। अब देखें, एक महीने के अंदर 4 वीक तो कंप्लीट होते हैं, 5वां स्टार्ट हो सकता है। सो व्हाट डू वी से फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक। ठीक है, तो ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस फर्स्ट वीक, ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस सेकंड वीक, सिंस थर्ड वीक। ओके जी, तो उसके बाद आते हैं नेम ऑफ मंथ्स। तो मंथ्स आपको पता है कहां से स्टार्ट होते हैं, जनवरी से लेके दिसंबर के दरमियान में कोई भी नाम आ जाए। ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, तो इनमें से कोई आ जाए। फिर उसके बाद है नेम ऑफ, महीनों से क्या बनते हैं, ईयर्स। तो अब ईयर्स का नेम है, लाइक अभी कौन सा ईयर है, 2020। He has been playing football since 2019. He has been playing football since 2002. He has been playing football since 1985. ओके जी, तो ये सारे आएंगे नेम। अच्छा, उसके बाद आता है नेम ऑफ डेकेड्स। तो डेकेड आपको पता है दहाई को बोलते हैं। तो ये अभी पहला था फर्स्ट डेकेड 2010 तक, दूसरा अभी 20 तक, और अभी हम तीसरे डेकेड में आ गए। तो 2020 है कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद 5 तो कंप्लीट हो गया ये। ठीक है,
तो इसको भी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला लिखेंगे, फर्स्ट डेकेड, सेकंड डेकेड, थर्ड डेकेड, डेकेड मतलब दहाई। ओके जी, ये तो आपको माशाल्लाह पता ही होगा। ओके, तो फर्स्ट डेकेड, सेकंड डेकेड, उसके बाद है सेंचुरी, उसके बाद है मिलेनिया। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। और जो आगे इंपॉर्टेंट बात है, नेम ऑफ सीजन्स। तो सीजन्स जो हैं, लाइक स्प्रिंग है, ऑटम है, ठीक है। तो चार जो सीजन्स हैं उनमें से किसी का जब नाम आ जाता है तो हम क्या यूज करते हैं, ये सिंस यूज करते हैं। ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस स्प्रिंग, सिंस ऑटम, सिंस समर, ओके, सिंस विंटर। उसके बाद आता है नेम ऑफ टाइम ऑफ डे। अब इससे क्या मुराद है भाई, टाइम ऑफ डे से? टाइम ऑफ डे से है जब आप कहते हैं कि ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है। तो सिर्फ मॉर्निंग इवनिंग नहीं है, यहाँ पे 24 आवर्स के दरमियान में जितना भी टाइम आता है उसका जो नाम जब हम लेंगे तो वो होगा मॉर्निंग है, इवनिंग है, नून है, आफ्टरनून है, ठीक है, नाइट आ जाता है फिर, सिंस ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस नाइट। तो यहां तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है जी। तो अब मैं इसको इरेज कर दूं ताकि हम फॉर पे चलें, क्योंकि वो सर आपका वेट कर रहे हैं। ओके जी। कि आप कब फ्री होते हैं इंग्लिश अंग्रेज बनने से, तो वो आपको फिर नॉलेज का गुरु बनाएंगे। अच्छा, फॉर जो है वो हम यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब पीरियड ऑफ टाइम से क्या मुराद है? पीरियड ऑफ टाइम से ये मुराद है कि जैसे अभी क्लास जो है उसका 1 घंटा पीरियड है, कि 1 घंटा क्लास चलती है, तो वो 1 घंटा उसका पीरियड है। हमारी क्लासेस जो यूनिवर्सिटीज वगैरह ये स्कूल में भी होती थी, तो वहां पे भी क्या होता था, पीरियड हुआ करता था, एक क्लास हुआ करती थी। तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। वहां पे मिनट्स बताए जाते हैं, आवर्स बताए जाते हैं, ये नहीं बताया जाता कि स्टार्ट कब हुआ। तो यहाँ पे क्या है, ये नंबर है, नंबर। वहां पे आपने देखा वो सारे नेम्स थे, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर है, नंबर ऑफ मिनट्स। और इसमें आपने ये याद रखना है, नंबर ऑफ मिनट्स है तो नंबर तो 1 से लेके 15 मिनट हो सकता है, 2 मिनट हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, ठीक है। ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 15 मिनट्स। और हम यहाँ पे ये नहीं बता रहे कि भाई ये जो है बात स्टार्ट कहां से हुई, 1 2 3 4। तो हम ये नहीं कह रहे कि 1 बजे स्टार्ट होके तो 1 बज के 15 मिनट पे खत्म हुई, ठीक है, उसका जो खेलना था। ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 15 मिनट। हम ये नहीं बता रहे कि एग्जैक्ट कितने बजे से कितने बजे तक था, हम उसे बता रहे हैं पीरियड, 15 मिनट का एक पीरियड बता रहे हैं। अब ये 15 मिनट 1 बजे से एग्जैक्ट से स्टार्ट होके 1:15 तक भी जा सकते हैं, ये 15 मिनट 1:30 बजे से लेके तो 1:45 तक भी हो सकते हैं, ठीक है, 1:45 तक। तो ये कोई भी मिनट्स हो सकते हैं, लेकिन ड्यूरेशन सेम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ड्यूरेशन पीरियड सेम रहेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मिनट्स थे, तो नंबर ऑफ आवर्स, ये भी वही 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, ठीक है। 1 2 3 वाला है, ये नंबर है, आपको पता है नंबर हमेशा 1 2 3 वाला होता है। तो आवर्स हैं, नंबर ऑफ डेज हैं, नंबर ऑफ वीक्स हैं। इस पे वो वाली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि महीने के बस 4 वीक ही होने, ठीक है। यहाँ पे तो हम ड्यूरेशन बता रहे हैं टोटल। नंबर ऑफ मंथ्स है, ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 10 मंथ्स। नंबर ऑफ ईयर्स है,
ठीक है, he has been playing football for 10 years, he has been playing football for 15 years, तो नंबर ऑफ डेकेड्स हो सकता है, he has been playing football for 2 decades, नंबर ऑफ सेंचुरीज हो सकता है, जैसे वहां पे मैंने बोला था, लिखा नहीं था ऑल्दो, तो ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस सॉरी ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 सेंचुरीज। अब खैर इतना बंदे की तो नहीं होती लेंथ, लेकिन एज की, लेकिन चलें, सो इट्स एन एग्जांपल। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। अच्छा जी, तो अब मुझे ये बता दें कि आपको कहीं कौन सी कंफ्यूजन चल रही है, तो मैं आपको अब जो है वो ओके जी, ये क्या है डेकेड? अच्छा, चलें अभी बता दें मुझे, अभी मैसेज करें जिसको जहां पे कंफ्यूजन है, ताकि मुझे पता चले आपको किसी पॉइंट कोई ऐसा था सिंस में फर्स्ट। हाँ जी, अच्छा, सिंस में हमेशा हम, सिंस जो है उसमें हमेशा हम यूज करते हैं फर्स्ट सेकंड वाला, और इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, तो ये ऑर्डर वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये वाला हम यूज करते हैं। ओके, लेकिन जो फॉर है उसमें हम 1 2 3 यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसको आपने माइंड में रखना हमेशा, ये नहीं भुलाना। ये अभी हमने लास्ट टेंस पढ़ा था परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसके अंदर आता है। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसकी नेसेसरी पार्ट नहीं है, यानी इसके सिवा भी वो टेंस अपनी जगह कंप्लीट है, बट दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन। वी यूज सिंस एंड फॉर टू प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द अदर पर्सन और टू द रीडर्स। ठीक हो गया? और कोई कंफ्यूजन है किसी को, या अब हम साइन ऑफ कर दें? ओके जी, थैंक यू सो मच, और कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। जिसे कोई कंफ्यूजन हो इनमें, इनको अच्छे से याद कर लेना, और आपने वर्ब और वर्ब की फॉर्म, अभी जो हमने 3 टेंसेस पढ़े उनमें वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब कौन सा कब लगना है, ये मैंने कल पूछना है आपसे।